नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का आज कर्णप्रयाग दौरा है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रायसेन में सीएम धामी आज बैठक करते हुए नजर आएंगे। राज्य की 3 विषयों पर होगी चर्चा। उद्यमियों और लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। उद्यम को बढ़ावा देने के लिए मांगेंगे सुझाव। प्रशासन और पुलिस ने की सभी तैयारियां पूरी। पलायन निवारण आयोग की भी लेंगे बैठक। पलायन को रोकने पर होगी चर्चा। भू कानून को लेकर राज्य में लागू करने को लेकर ये बैठक की जा रही है। प्रदेश में कई उद्यमी और लखपति दीदी के साथ चर्चा करेंगे। 100 से अधिक उद्यमी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। उद्यम को बढ़ावा देने के लिए मांगेंगे सुझाव। उद्यमियों और लखपति दीदियों से संवाद करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। लगातार सीएम धामी जनता के हित में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भू कानून को लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी बैठक की जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश की कई उद्यमी और लखपति दीदी से संवाद करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक शाह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सीएम धामी का आज कर्णप्रयाग दौरा है, कब तक वो जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को 3 विषयों पर चर्चा की गई थी, जिसमें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गाँव में जो प्रवासी लोग हैं उनको लौटने की अपील की थी। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की भी उनके द्वारा अपील की थी। ऐसे में ये प्रदेश सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके तुरंत इसका संज्ञान लिया और आज भराड़ी शहर में उनके 3 विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जिसमें कि यहाँ पर जो पूरे प्रदेश से 100 से अधिक उद्यमी है वो लखपति दीदी से संवाद करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इससे सुझाव भी देंगे। वही पलायन निवारण आयोग की भी मुख्यमंत्री द्वारा बैठक ली जाएगी, जबकि भू कानून और अन्य विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, आज 3 विषयों पर यह चर्चा की जाएगी। उद्यमियों और लखपति दीदियों से भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। कितने बजे ये संवाद कार्यक्रम और कितने लोग इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे? जी, जिस प्रकार से पूर्व में ये कार्यक्रम देहरादून में प्रस्तावित होना था, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको इस बार भराड़ी शहर में और कार्यक्रम प्रस्तावित करने की योजना बनाई और ऐसा रिजल्ट सुनिश्चित हो रहा है, जिसमें कि लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैली से यहाँ पर भराड़ी शहर पहुंचेंगे, जहाँ पर वो की भराड़ी शहर विधानसभा भवन में जहाँ पर पहले तो पलायन निवारण आयोग की बैठक लेने की पहाड़ों में किस प्रकार से पलायन को कम किया जाए, किस प्रकार से स्वरोजगार को विकसित किया जाए, ताकि जो लोग शहरों की ओर रुक कर रहे वो वापिस आकर पहाड़ों में रोजगार कर सके और अपनी आर्थिकी को मजबूत करे। वहीं भू कानून सम्मेलन तो भू कानून को लेकर भी वो बैठक करेंगे, जिसमें कि भू कानून को प्रदेश में लागू करना, किस प्रकार से लागू किया जाए, किस प्रकार इसको फायदा मिलेगा, इसको लेकर भी वहाँ बैठक करेंगे। जबकि तीसरे सत्र में जो बैठक होगी वो यहाँ पर लखपति दीदी और उद्यमियों से साथ बैठक होगी, इसमें कि उद्यमी द्वारा यहाँ पर वो लखपति दीदी है किस प्रकार से अपने उत्पादकों की पैकेजिंग की जाए, किस प्रकार से उनको बाजारों में लिया जाए, इसको लेकर वार्ता की जाएगी। साथ ही सभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और जो उद्यमी है या जो लखपति दीदी है उनसे सुझाव लेंगे कि किस प्रकार से हम स्वरोजगार को बढ़ावा दें। बिल्कुल दीपक, ऐसे में आज कर्णप्रयाग का दौरा है, बेहद अहम जनता के लिए होने वाला। बहुत शुक्रिया दीपक शाह आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं चमोली, जहां सीएम धामी बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। बद्रीनाथ में वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे।
सीएम धामी बद्रीनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां वो मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। उनके साथ पुरोहित और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। इससे पहले तो चमोली पहुंचकर बद्रीनाथ मंदिर धाम पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। प्रदेशवासियों के लिए कल्याण की मनोकामना मांगते हुए नजर आते हैं सीएम धामी। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं चमोली से, जहां सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी मौजूद हैं। तो पुरोहित पुजारी उन्हें पूजा अर्चना करवाते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम धामी बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने बद्री धाम पहुंचे हैं। तो चमोली से ये लाइव तस्वीरें आप अभी देख सकते हैं, जहां सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और बद्री विशाल से जनता के लिए, जन कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा है, मनोकामना मांगी है। और ऐसे में उनके साथ वो तमाम श्रद्धालु, उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं और सीएम धामी बद्री धाम पहुंचकर भगवान बद्री का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें चमोली से हैं, जहां सीएम धामी बद्री धाम पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम यात्रा अब समापन की ओर है, जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं अब 4 धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार का दावा था कि बीते साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते साल 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस साल टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुल गई है और तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। बीकेटीसी अध्यक्ष ने इसको लेकर कहा है कि क्योंकि यात्रा को समय सीमा पर रोकना पड़ा है और बरसात की अवधि लंबी होने के चलते भूस्खलन और अन्य आपदाओं से भी यात्रा पर प्रभाव पड़ा, इसलिए यात्रियों की संख्या कम देखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी संचालित है, तो संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में जरूर इजाफा होगा। कि गत वर्ष जो 4 धाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। और अभी जो कपाट हैं बद्रीनाथ जी के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, तो हमें उम्मीद है कि इस बीच भी लगभग 10,000 के आसपास औसतन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और मूलतः जो बात है कि गत वर्ष यात्रा के जो दिन थी, अवधि थी, वो लंबी थी और इस वर्ष यात्रा की अवधि कम है। इस कारण से आपको लग सकता है कि यह श्रद्धालुओं की संख्या कम आई है। और उसके अलावा इस वर्ष आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा है वो भी अधिक रही है, वर्षा के काफी हुई है, उसके कारण भी बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ, यात्रा कुछ दिन बाधित भी रही। खास करके केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसमें काफी बाधाएं उत्पन्न हुई, पैदल मार्ग से लेकर के
और जो सड़क मार्ग है वो कई स्थानों पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो इन सब कारणों के कारण भी थोड़ा सी यात्रा प्रभाव। उत्तराखंड के लोक संस्कृति के पर्व इगास को कोटद्वार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने इगास पर्व को महोत्सव के रूप में मिलजुल कर मनाया है। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी समेत लेंसडाउन विधायक दिलीप रावत कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे अनिल बलूनी ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर 2100 दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद भेलो खेलकर सभी को इगास की शुभकामनाएं दी। महोत्सव में लोक कलाकार रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह ने अपने लोक गीतों के जरिए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीजें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस करेगा। मेरे को पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर जो मेरे दोस्त पर्वतीय नहीं है, जो उत्तराखंडी नहीं है, जो देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वहां से भी इगास के दिन वो मुझे हैप्पी इगास का या इगास की शुभकामनाओं का संदेश भेजते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरे देश के अंदर इगास के बारे में लोगों की जागरूकता आ रही। वही लोक पर्व इगास को लेकर प्रदेश में धूम देखने को मिली। बूढ़ी दिवाली को मनाने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक सभी उत्सुक नजर आए। इगास को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मण थाला में गांव वालों के साथ मिलकर इगास पर्व मनाया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बूढ़ी बगवाल की शान भेलो खेलकर इस पर्व की गांव वालों और प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। तालियां बजाओ। चलो जयकारा भी करो दिवाली का। बोल रहे क्या बोलो। दूर नगर निगम से अनुबंधित वाटर ग्रेस कंपनी के चालक और हेल्पर मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। इससे दून के 47 वार्डों में 70,000 से ज्यादा घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पूरा नहीं उठ पाया है। कंपनी कर्मचारी ने उप नगर आयुक्त को बताया कि बातचीत के दौरान आश्वासन के बावजूद कंपनी ने स्टाफ को पूरा बोनस नहीं दिया। अक्टूबर का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। किराए के वाहन संचालकों को समय से भुगतान नहीं हो पा रहा। उधर मंगलवार सुबह लोग सफाई वाहन आने का इंतजार करते रहे, लेकिन इन वाहनों का संचालन ठप रहा। तो 47 वार्डों से नहीं उठा खुरा और ऐसे में तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, दूर नगर निगम से अनुबंधित वाटर गैस कंपनी चालक में आखिरकार आक्रोश क्यों है? वो 3 बार लगातार हड़ताल पर जा चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार निगम प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत यहाँ पर हो रही है, वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन कोई भी परिणाम अभी तक वार्ता के बाद सकारात्मक अभी तक नहीं निकल पाया है। यही वजह है कि जो अनुबंधित जो कंपनी है, उनके जो कर्मचारी हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार मांग, जो उनका जो वेतन है उस वेतन का जो भुगतान है उस भुगतान को करने की बात यहाँ पर कही जा रही है।
जो सुविधा है उन सुविधाओं को देने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि निगम प्रबंधन की तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक जवाब उनके लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। और अब ये कह सकते हैं कि जब निगम प्रबंधन के साथ जो लगातार वार्ताएं रही वो विफल यहाँ पर रही, तो उसके बाद ये जो अनुबंधित कंपनी के जो कर्मचारी है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और निगम प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित होकर नारेबाजी करते हुए काम यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो शहर के कई वार्ड है जहाँ पर कूड़ा उठान का जो कार्य होता है, जो प्रमुख जो कार्य होता है, उस कार्य को करने से भी यहाँ पर मना कर दिया गया और जिसके चलते कह सकते हैं कि आम जनता की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ने लगी है। और अगर इसी प्रकार से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी अगर सकारात्मक जवाब निगम प्रबंधन की तरफ से नहीं दिया जाता है तो फिर जो अनुबंधित जो कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं वो पूरे शहर में यानी जो देहरादून के जो 100 वार्ड है उन 100 वार्डों में जो कूड़ा उठान के जो प्रमुख कार्य है उसको करने से यहाँ पर मना कर देंगे और उसके बाद जो यहाँ पर कूड़े के जो चलते जो आम जनता वो परेशान होती हुई नजर आएगी। अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि लगभग 30 से 20 ऐसे वार्ड यहाँ पर है जिनकी जगहों पर ये कह सकते हैं कि अनुबंधित कर्मचारी जो कंपनी के हैं वो कूड़ा उठान का काम नियमित समय से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना तो संसाधन उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से मुहैया हो पा रहा है, ना ही जो उनका भुगतान है कंपनी का वो भुगतान यहाँ पर हो पा रहा है। कंपनी को भुगतान होने के चलते अक्टूबर का भी वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है, किराए के वाहन संचालकों को भुगतान नहीं समय पर किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए सबसे बड़ी जो वजह है वो बजट को लेकर यहाँ पर निगम प्रबंधन के सामने परेशानी बजट को लेकर यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि नगर निगम का बोर्ड अस्तित्व में नहीं है, नगर निगम का बोर्ड भंग हो चुका है और इस समय जो निगम का जो कार्य है वो प्रशासक के तौर पर यहाँ पर प्रशासक की भूमिका के तौर पर वहां पर देखने का काम यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यानी जिला प्रशासन ही पूरे तरीके से यहाँ पर कह सकता है इन सब चीजों के निवारण के लिए बात यहाँ पर कर सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सिर्फ अकेले निगम प्रबंधन के जो अनुबंधित जो कंपनियां हैं जो इस शहर में प्रमुख तो साफ सफाई का जो काम करते हैं उनके भुगतान में इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अगर बोर्ड यहाँ संबंधित अगर बोर्ड का तय समय पर यहाँ पर चयन हुआ होता तो फिर ये सब चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि ये जिला प्रशासन की जो लापरवाहियां हैं, जो ढुलमुल रवैया जिला प्रशासन का है, उसके चलते अनुबंधित कंपनियों का भुगतान तय समय पर निगम प्रबंधन की तरफ से नहीं किया जा रहा है और ये परेशानी यहाँ पर हो रही है जिसका खामियाजा आम जनता को यानी देहरादून की जो जनता उसे भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अब है इस तमाम नियमों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बने रहिए, अब है हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते आगे। केदारनाथ में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सियासी दलों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए उनके द्वारा सिर्फ पब्लिक में काम किया जा रहा, चाहे वह मंदिर को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का विषय हो या फिर विकास को लेकर की जा रही बातें। कांग्रेस सिर्फ झूठ परोसने का काम करती है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेसी लोग आ रहे हैं केवल नेगेटिव बातें कर रहे हैं भाइयों बहन लोग, इसलिए वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आप सबको याद होगा 2022 में जब चुनाव हो रहे थे कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे, इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूं, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूं कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोदियाल जी ने बीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को, उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता, उनसे पूछना चाहिए उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे। आप सभी को पता है ऐसा हुआ था, लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी
उनके कार्यकर्ता कहां गए थे भैया? कहां सो रहे थे उस समय? हमने तो बड़ा कानून बना दिया। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया? किसी मंच पर आकर बोले कि हम उस मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।